हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। नेताजी का चश्मा जो इस पार्ट का नाम है। जैसा कि हमने एक सीरीज सी अब स्टार्ट की है जिसमें हम सारे हिंदी के चैप्टर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और साथ ही साथ बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से या प्रीवियस ईयर अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है तो उसको भी देखते हैं। जो बाल गोविंद भगत की वीडियो है या बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है उसमें मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब एनसीईआरटी से ही आए हैं अगर आप अध्ययन करेंगे या खुद पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स को। लेकिन नेताजी का चश्मा जो है ये थोड़ा अलग पार्ट है। जैसा मैंने आपको इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे है, ये पार्ट जो है ये काफी अलग सा पार्ट है जिसकी कहानी छोटी है पर इस पार्ट की कोर वैल्यू बहुत बड़ी है। यानी कि ये पार्ट सिखाना बहुत कुछ चाहता है कम से कम शब्दों में। अगर हम पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, है ना। देखो, चश्मे वाला जो है सेनानी ना होते हुए भी लोग उसको कैप्टन कहते थे। चाहे हम सेना की बात करें या जीवन की बात करें, सेना में कैप्टन जो है वो अपने आदमियों को या एक सूबे सलार, एक सेनापति, एक कमांडर इन चीफ वो क्या करता है, वो अपने लोगों को दिशा देता है, उन लोगों का मार्गदर्शन करता है और कैप्टन के आदेश के अनुसार ही सेना चलती है। जैसे सूबे सलार या सेनापति के आदेश के अनुसार सेना चलती है। तो कैप्टन का काम बेसिकली है टू लीड द वे, जो लोगों का मार्गदर्शन करे, जो लोगों को एक पथ दिखाए, एक रास्ता दिखाए। अब यहां पे कुछ लोग सोच रहे होंगे लेकिन सर जो लोग थे, चाहे वो पान वाला हो या उस चौराहे के आसपास के लोग, वो लोग तो कैप्टन की बात में विश्वास नहीं रखते थे ना। सिर्फ एक कैप्टन ही तो था जो जा करके सरकंडे का चश्मा, या माफ कीजिए सरकंडे का नहीं, जो अपनी दुकान के चश्मे के फ्रेम्स लगाता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे। तो लोग तो उसके पथ पर चलते ही नहीं थे। यही लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, मतलब नहीं समझ पाते हैं। एक लीडर या एक नायक वो नहीं है जो अपने साथ लोगों को लेकर के चले। एक नायक वो है जो एक रास्ता दिखाए। जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया तब उनके साथ बहुत लोग नहीं थे, लेकिन तब भी वो एक नायक थे, तब भी वो एक नेता थे, तब भी वो एक कैप्टन थे, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता दिखाया लोगों को और लोग उस रास्ते पे चले या ना चले, किंतु उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर बाकी लोग नहीं चल रहे थे। कैप्टन ने भी एक अलग सा मार्ग दिखाया। तो चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक नेता है है ना। वो एक चश्मे वाले, क्या प्रश्न क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? ऐसा परसेप्शन होता है, लोगों की सोच होती है कि सेना में क्योंकि कैप्टन एक पद है आर्मी में, तो सेना के लोगों को ही कैप्टन कहते हैं। जो कैप्टन चश्मे वाला है वो अपने आप में लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, वो लोगों के लिए एक मिसाल है। उसने लोगों को देशभक्ति का एक नया मार्ग दिखाया है, इसीलिए उसको कैप्टन कहते हैं, क्योंकि वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है या लोगों को मार्ग दिखा रहा है। ठीक है। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन फिर रोकने के लिए कहा, है ना। फिर रोकने के लिए तुरंत कहा। ठीक है। अब इसका आंसर क्या है कि हालदार साहब ने पहले तो ड्राइवर को चौराहे पे गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि हालदार साहब की गाड़ी जो है उस चौराहे से रोज जाती थी। पहले उन्होंने रोकने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो ये सोचते थे कि क्योंकि अब कैप्टन नहीं रहा, वो शख्स नहीं रहा जो नेताजी के सम्मान में अपनी दुकान से रोज कुछ चश्मे के फ्रेम जो है लगा दिया करता था, कि ये वो सेनानी है जिसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, हमें आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। जबकि अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनके पास अच्छा खासा मौका था विदेशों में अपनी गृहस्थी बसाने का। उनकी धर्मपत्नी स्वयं विदेशी थी, पर उन्होंने इस देश के लिए संघर्ष करना ज़्यादा उचित समझा। संघर्ष करके मृत्यु को प्राप्त होना भी उचित समझा। तो कैप्टन सम्मान देता था उनको, पर कैप्टन तो अब नहीं रहा। तो हालदार साहब को ऐसा लगा था कि ये वही कस्बा है जहां पे बिना कैप्टन के यहां नेताजी ऐसे ही रहते थे नंगी आंखों से और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो मायूस थे, वो नहीं देखना चाहते थे इस देश की सोच की ओर, क्योंकि वो जो वहां पे बस्ट यानी कि वो जो आधी
स्टैचू है कमर के ऊपर की, वो जो स्टैचू है वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी आंखों पर चश्मा नहीं है, वो इस देश का प्रतिबिंब है कि ये है इस देश की देशभक्ति। कि जिन्होंने मूर्ति बनाई गलती से उन्होंने तो गलती की, जिन्होंने जल्दबाजी दिखाई उन्होंने तो जल्दबाजी दिखाई, किंतु जो लोग हैं जो उसी चौराहे से गुजरते हैं, इधर उधर देखते हैं, दुकानों में देखते हैं, सिनेमा घरों से बाहर निकल रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं, पर उस मूर्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस बारे में अगर मैं अपना जीवन अध्ययन भी आपको बताऊं तो अगर आप किसी को देखेंगे कि जब लोग मंदिर से बाहर आते हैं ना, तो वो उतने खुश नहीं दिखते जितने खुश वो तब दिखते हैं जब वो मॉल और होटलों से बाहर आते हैं। सत्य है। मैं जानता हूं तुम पाठ पढ़ना चाहते हो, मैं पाठ ही तो पढ़ा रहा हूं, तरीके अलग है किंतु ज्ञान वही है। याद रखना, मैं हमेशा कहता आया हूं, नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। ज्ञान तथ्यों में नहीं, अनुभव में है, वर्ड्स में नहीं है, इमोशन में है। जो ये बात जान गया वो आगे बढ़ जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद नहीं है, ये भविष्य नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए मना किया क्योंकि वो देश की क्योंकि वो उस प्रतिमा की ओर नहीं देखना चाहते थे। वो नहीं देखना चाहते थे कि कैप्टन के जाने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो नेताजी का, हमारे देश का सम्मान करे। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्योंकि उससे पहले जब वो चौराहे पे आए थे एक दिन पहले, मतलब जब पहले तो उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए मना किया ड्राइवर को, पर उससे भी एक दिन पहले जब वो चौराहे पे आए थे तो उन्होंने देखा कि यार रोज इस मूर्ति पे चश्मे जो है वो बदल जाते थे। रोज नहीं तो 2-3 दिन में, मैक्सिमम एक सप्ताह में तो एक चश्मा निकलता था, दूसरा चश्मा आ जाता था। यानी कि चश्मे के फ्रेम जो है वो बदल जाते थे, पर आज नहीं है। तो फिर वही पान वाले से कैजुअली पूछते हैं, भाई क्या वो तुम्हारा कैप्टन नहीं है आज? तो पान वाला मायूस होकर कहता है, कैप्टन नहीं रहा। तो इसलिए वो मायूस हो जाते हैं। वो चुपचाप पान के पैसे चुकाते हैं और गाड़ी में दफ्तर चले जाते हैं। वो सब जानते हैं। देखो बस बच्चों, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो सत्य और धर्म जानते हैं, उसका वहन करते हैं। दूसरे वो जो सत्य और धर्म का ज्ञान थोड़ा बहुत या ज्यादा रखते हैं किंतु वहन नहीं करते। वो या तो साहस नहीं ला पाते सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का, या साहस ला भी दे तो समाज उन्हें नहीं चलने देता। और तीसरे उस किस्म के लोग जिन्हें सत्य और धर्म नाम की चीजें हैं ये पता है, पर फिर भी वो अपने अहंकार में जीते हैं। वो अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जीते हैं। और चौथे वो लोग जिनको सुख और दुख यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये मूढ़ लोग हैं, ये हमेशा मूर्छित अवस्था में रहते हैं। जब जीवन में ठोकर लगती है तो जग जाते हैं, नहीं लगती तो मूर्छित ही रह जाते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हालदार साहब सेकंड कैटेगरी के हैं। वो जानते हैं सत्य क्या है, धर्म क्या है, देशभक्ति क्या है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। वो चश्मा लगा सकते थे, पर वो ये देख करके हैरान थे कि यहाँ जो लोग, यहाँ से जो लोग जो है जो यहीं रहते हैं, उनकी क्या सोच है इस बारे में। और शायद अगर, मतलब एक्चुअली हुआ क्या कि इंसिडेंट 2 दिन में ही हो गया। पहले दिन हालदार साहब ने चश्मा नहीं देखा, मायूस हो गए। दूसरे दिन गाड़ी वाले को बोला, माफ कीजिए, अपने ड्राइवर को, यहाँ गाड़ी मत रोकना, लेकिन तुरंत जब देखा कि एक सरकंडे का चश्मा है तो गाड़ी रुकवा के चले गए। कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, सर हालदार साहब ने चश्मा क्यों नहीं लगाया? शायद उनको समय ही नहीं मिला। हालदार साहब एक समझदार व्यक्ति हैं जो धर्म का ज्ञान रखते हैं। धर्म क्या है, मैं संप्रदाय या रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं क्या सही है इसकी बात कर रहा हूं। पॉइंट यहां पे है कि हालदार साहब को जब पहले दिन पता चला कि कैप्टन मर गया तो उनको ऐसा सदमा लगा कि शायद वो ये सोच ही नहीं पाए कि उन्हें चश्मा लगाना चाहिए। और दूसरे दिन जो है यही हो गया कि किसी और ने सरकंडे का चश्मा लगाया, पर वो खुश हैं। वो मायूस हो गए क्यों कैप्टन नहीं रहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? वो ये उम्मीद जगाता है कि देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो देशभक्ति की भावना का सम्मान करते हैं। वो मूर्ख है जो तुमसे कहता है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाओ तो सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान होगा। कौन है सुभाष चंद्र बोस? कौन है सुभाष चंद्र बोस? सर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत की, उन्होंने विदेशी सहायता लेकर के भी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, खून बहाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे लगवाए, ये बात कही। ये तो उनके काम है।
और मैं समझा समझा कर थक गया। जब मैंने बाल गोविंद भगत पढ़ाया था तब भी तुमसे कहा था काम मायने नहीं रखता, नाम मायने नहीं रखता, वो मार्ग मायने रखता है। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम अगर उनकी मम्मी पापा ने मयूष प्रसाद बोस लिख दिया रखा होता तो भी उससे कोई परेशानी नहीं होती। तो हम किसी नाम के, किसी चेहरे के, किसी मूर्ति का नहीं, एक सोच का सम्मान कर रहे हैं। और नेताजी का चश्मा पाठ इसी बारे में है। वो ये बताता है, अगर ये मैं आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बता रहा, द मोमेंट यू रीड द चैप्टर से पहले ही बिफोर यू रीड करके एक छोटा सा सेक्शन है, वो क्या कहता है कि जमीनी भूभाग को देश नहीं कहते, है ना, कि सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते। देश किसी जमीनी टुकड़े का नाम नहीं है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिमालय और हिंदू सागर यानी कि इंडियन ओशन, है ना। देश किसी जमीनी टुकड़े का नाम नहीं, यानी कि हिमालय और हिंदू सागर के बीच की जो जमीन है, क्या वो है भारत? नहीं, भारत तो वो सोच है, वो विचार है जिसमें हर एक शख्स विश्वास रखता है। जब एक विचार कई लोगों के मस्तिष्क में आता है, कई लोग उस एक विचार में विश्वास रखते हैं, तो वो एक विचारधारा बन जाता है। और भारत एक विचारधारा है ना। तो क्योंकि देश एक विचारधारा है तो किसी का नाम भी एक विचारधारा है। वो खुश हो गए थे कि लोग आज भी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र जी के नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी के माध्यम से देशभक्ति का सम्मान करते हैं। और सरकंडे का चश्मा जो है वो ये उम्मीद जगाता है कि भारत का भविष्य आज भी उज्जवल है, कि भविष्य में यदि सुभाष चंद्र बोस या नेताजी जैसे नेताओं की, महानायकों की आवश्यकता होगी तो ऐसे लोग हैं जो सामर्थ्य रखते हो या ना रखते हो किंतु इच्छा अवश्य रखते हैं। स्मरण रखना, where there is a will there is a way, जहां पे चाहा है वहां रहा है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? ये उनके लिए इतनी सी बात थी ही नहीं, क्योंकि लोगों के लिए, लोगों की सोच क्या है, हाँ मूर्ति थी, एक लंगड़ा पहले चश्मा लगाता था, वो चल बसा। ये लोगों की सोच है कि मूर्ति पे आप कोई चश्मा नहीं लगा रहा, वो मूर्ति 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 के पर्सपेक्टिव से ही सोच रहे हैं, जैसे चमड़े के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। इसको मैं कहता हूं सुपरफिशियल नॉलेज, कि बहुत बाहर से देख रहे हैं, उस मूर्ति के अंदर नहीं देख रहे। मूर्ति के अंदर क्या होगा सर? सीमेंट होगा सर, वाइट सीमेंट होगा, है ना। नहीं, मूर्ति के अंदर वो भावना है, उस नाम में वो सम्मान है। तो हमेशा बाहर से चीजों को मत देखो। प्रॉब्लम पता ये होती है कि हर कोई हर चीज समझ सकता है, पर हम सोचना छोड़ देते हैं, और ये सोचना छोड़ना बुरी बात है। इसलिए सोचते रहा करो, ठीक है। वो भावुक इसलिए उठे क्योंकि भले ही और लोगों के लिए वो आम बात होगी, पर उनके लिए ये एक बड़ी बात थी। सर क्या बड़ी बात थी? यही आंसर है, उनके लिए ये एक बड़ी बात थी। क्या बड़ी बात थी एग्जैक्टली? कि आज भी लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जीवित है, कि आज भी स्वतंत्रता सेनानियों का लोग सम्मान करते हैं। आशा स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम या छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। सर हम कहाँ बिके हैं सर, हम तो सम्मान करते हैं। बिक जाते हैं ना अपनी कमिटमेंट से। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई चौराहा है, यार इतने चौराहे कहाँ से है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक चौराहा है, सर्कल नहीं है, कुछ भी समझो। चौराहे यूजुअली सर्कल ही होते हैं, मैंने एग्जैक्ट सर्कल नहीं ड्रॉ किया है। मान लो ये कि एक चौराहा है, यहाँ से तुम अपनी आइटम के साथ, फिर मतलब तुम ऐसे ही जा रहे हो, बंटी और बबली कोई भी जा रहा है समझो, दो लोग, और एकदम से तुम्हें भी दिखा कि किसी की प्रतिमा वहाँ पर है, उनकी भी चश्मा नहीं है। सेम नेताजी का एग्जाम्पल कंसिडर करो, लेकिन तुम बहुत बिजी हो इस वक्त अपने फ़ोन में, है ना। किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, या फिर कैजुअली ना सही तो फॉर्मली बिजी हो, जॉब की वजह से बिजी हो, बॉस का मैसेज है, यानी कि कुछ ना कुछ है कि तुम बिजी हो। तो देखो, बिकने का ये मतलब नहीं है कि किसी ने तुमको खरीद लिया, बिकने का ये भी मतलब है कि तुम्हारा समय तुमने कहीं और दे दिया। कितनी बार ऐसा होता होगा ना कि ऑटो से जब हम जाते हैं या पैदल जाते हैं, चौराहे पे किसी की मूर्ति देखते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। आज जब हम समाज में जाकर के लोगों के सामने मैं बोलता हूँ ना कि कुछ शब्द जैसे कि अत्यधिक, सामर्थ्य, उत्कृष्ट, तो लोग सोचते हैं ये कौन सी भाषा बोल रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये जानता हूँ कि भाषा का मकसद तो सिर्फ मैसेजेस और आइडियाज़ देना है। कोई भी भाषा बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने ये भाषा का एग्जाम्पल दिया ताकि मैं लोगों को ये भी समझा सकूँ
कि अगर हम चौराहे से गुजरते हैं और किसी की मूर्ति को देखते हैं जिसको लोग तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तो बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं। मैं जानता हूँ उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। सर हम आवाज़ उठाएंगे तो कौन फालतू में भसड़ में, मेरा मतलब मुसीबत में पड़ेगा, है ना, पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा, ये बात मैं समझता हूँ, है ना। देखो हम, पता है हमारी सोच क्या है, हम सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल एक्शन ही काफ़ी है। अगर आप हालदार साहब को देखेंगे तो उन्होंने फिजिकली कोई एक्शन नहीं लिया। जब उन्होंने देखा कि नेताजी का चश्मा, माफ़ कीजिए, नेताजी की मूर्ति जो है, बस्ट मूर्ति, यानी कि छाती के ऊपर की कुछ मूर्ति का हिस्सा, यानी कि पूरा फुल बॉडी स्टैचू नहीं था, कमर के ऊपर का स्टैचू था वो। तो जब उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं है, कोई और, मतलब चश्मे बदल रहे हैं फ्रेम, तो फिर वो उन्होंने पूछा पान वाले से, उनको पता चला कि एक चश्मे वाला ये करता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने माइंड के लेवल पे उस काम की तारीफ की, और उसके बाद फिर जब उनको पता चला, कैप्टन चल बसा, और उसके बाद किसी को ज़रूरी नहीं लगा कि अब तक ये करता था आज हम कर देते हैं, किसी को ज़रूरी नहीं लगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पे चश्मा लगाया जाए। तो माइंड के यहाँ पे अगेन फिजिकल लेवल पे, पहले केस में उन्होंने कैप्टन से जाके हाथ नहीं मिलाया, उनके चरण नहीं स्पर्श किए। दूसरे केस में भी फिजिकल लेवल पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया, फिजिकल लेवल पे जाके चश्मा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मेंटल लेवल पे उन्होंने काम किया। जब हम कर्म की बात करते हैं तो कई स्तरों पे होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फिजिकल लेवल का कर्म देखोगे तो ऑटो चलाने वाले या मजदूर जो है वो बहुत संघर्ष करते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। पर सिर्फ फिजिकल कर्म से सब कुछ नहीं होता। फिजिकल लेवल पे एक्शन लेना, इट इज, मेरे से पूछो तो आप, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप मेंटल लेवल पे क्या एक्शन लेते हो। बहुत लोगों की जिनकी ये परेशानी होती है ना कि हम सर 4 काम एक साथ लेना शुरू करते हैं और चारों में से कोई खत्म नहीं कर पाते, कि 2 घंटा ये करेंगे, 3 घंटा वो करेंगे, कोई काम पूरा नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि वो मेंटली काम नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है कि वो फिजिकली काम करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका मन इधर उधर भटक रहा है, और इसलिए उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो माइंड के लेवल पे काम करना भी, उसको भी कर्म कहते हैं, ठीक है। तो हालदार साहब जो है, तो मैंने ये बात इसलिए कही कि मानो कि तुम देख रहे हो कि कोई किसी मूर्ति को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है तुम्हारे सामने, किसी स्वतंत्रता सेनानी को, तुम बिजी हो, या तोड़ फोड़ नहीं रहा है तो उसका अपमान कर रहा है, या उसका एक जूता टूटा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मूर्ति के साथ, और तुम बिजी हो। तो अब यहाँ पे 2 चॉइसेस है, या तो तुम फिजिकली कोई एक्शन लो, कमाल की बात है, बेस्ट है, या अगर नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते, तो कम से कम मेंटली सद्भावना तो दिखाओ, कम से कम अफसोस तो जताओ। सर उससे क्या होगा, उससे हो सकता है कि फिजिकली कोई बदलाव ना आए, लेकिन तुम्हारे अंदर वो देशभक्ति जीवित रहेगी, वरना धीरे 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 इग्नोर कर करके वो देशभक्ति मर जाएगी। फिर जागे या ना जागे क्या फर्क पड़ता है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तोंद पान वाले की है, ठीक है, जब भी वो हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है, हमेशा उसके मुंह में पान रहता है, वो पीप थूकता है, कुछ लोगों को देखा होगा ऐसा निशाना लगा के थूकते हैं उसके मुंह पे क्या कह रहा हूँ यार मैं, हाँ, उसके मुंह में पान रहता है और फिर वो पीप थूकता रहता है अक्सर बात करने से पहले। बड़ा हंसमुख और खुशमिजाज किस्म का इंसान है, ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है जो चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। मतलब गोल चेहरा जो है, उसकी तोंद थिरकती है, और वो मतलब कम बोलने वाला है थोड़ा, मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट बोलता है, उसको बार बार पसंद नहीं कोई उससे बात करे, क्योंकि वो अक्सर पान खाता रहता है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल कैप्टन के प्रति पान खाने, माफ कीजिए, पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, है ना। देखो जैसा मैंने तुमसे कहा, कुछ लोग होते हैं जो खुद सही काम नहीं करेंगे पर जो कर रहे हैं उनका भी उपहास उड़ाएंगे, ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर देता ये कोई करने की चीज़ है, चश्मा लगा रहा है ना। वो मजाक उड़ाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत कॉमेडी है, इसलिए क्योंकि वो बहुत अलग है। और अक्सर ऐसे ही होता है, जब कोई समाज से हट कर के कुछ करना चाहता है तो लोग अक्सर उस पर आवाज़ उठाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सोसाइटी से हट कर के कुछ करना है, ना 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 ना। इसका मतलब सिर्फ यही है कि लोग जो हैं उनकी सोच जो है वो फिक्स्ड है एक तरीके से, और वो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो पान वाले की, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पे अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, माफ कीजिए, दुर्भाग्य, एक सेकंड,
हाँ हाँ, कैप्टन के प्रति, हाँ सही है, कैप्टन के प्रति हमको हमारी टिप्पणी लिखनी है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो खुद तो देश के सेनानियों का सम्मान नहीं करते, किंतु जो कर रहे हैं उनका भी उपहास करते हैं, लोगों को भी डिस्करेज करते हैं कि वो भी ऐसा ना करे, और जो कर रहा है उसकी हिम्मत पर भी वार करते हैं कि वो भी करना बंद कर दे। हो सकता है कि वो कॉन्शियसली ये सब सोच करके ना करे, पर वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत अजीब लग रहा है। और कुछ लोगों का अपने इमोशंस पे, अपने वर्ड्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को कैप्टन जैसे लोगों की ज़रूरत है जो असमर्थ होते हुए भी, शारीरिक रूप से भी और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी, यानी कि फिजिकली भी इकोनॉमिकली, उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे कि शारीरिक रूप से भी कैप्टन पूरी तरह से समर्थ नहीं है। असमर्थ लिखना सही नहीं होगा, कि शारीरिक रूप से भी कैप्टन पूरी तरह से समर्थ नहीं है। एक तरह से वो विकलांग है, वो लगड़ लगड़ के चलता है। दूसरा कि कैप्टन इतना धनी भी नहीं है ना, तो क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है और धन के रूप में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वो इतना अमीर भी नहीं है कि एक अच्छा खासा फ्रेम जो है खरीद करके लगा दे कि आज से ये फ्रेम नेताजी का। उसकी तो एक दुकान है, छोटी सी दुकान भी नहीं है, फेरी लेके बेचता है बेचारा। ये भी एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है। तो मतलब मानो किसी ग्राहक को कोई एक पर्टिकुलर टाइप का चश्मा चाहिए और वो चश्मा मूर्ति पे है, तो मूर्ति से निकाल के ग्राहक को दे देता है, और दूसरा चश्मा, उसके पास तो चश्मे की दुकान नहीं पर 8-10 तो होते होंगे, फेरी वाला है, तो कोई और लगा देता है। फिर किसी को वही चाहिए, निकाल देता है, लगा देता है। किसी को अगर इनमें से कोई पसंद आ रहा है तो इन्हीं में से दे देता है, किसी को मूर्ति वाला पसंद आता है तो मूर्ति वाला दे देता है। ऐसे वो एक्सचेंज करते रहता है, यानी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो खरीद नहीं सकता एक चश्मा नेताजी के लिए, पर फिर भी वो काम कर रहा है। कैप्टन जैसे लोग एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो हमेशा परेशानियों की बात करते हैं, जो संघर्ष नहीं करते। खैर, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। जैसे मैंने कहा, वो फिजिकली या शारीरिक तौर पे कोई कर्म करे या ना करे, पर मानसिक तौर पे वो अवश्य कोई ना कोई कर्म करते थे। वो सम्मान व्यक्त करते थे और अपनी अंदर की देशभक्ति को जीवित रखते थे। उन लोगों की तरह नहीं जो ना सम्मान व्यक्त करेंगे ना देशभक्ति जिक्र करेंगे। पता है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो दे थिंक बिटवीन द पोल्स, कि वो एक्सट्रीम सोचते हैं, या तो करेंगे तो एकदम देशभक्ति वाला काम करेंगे, या एकदम गिरा हुआ कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भी बकवास सोच है। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि या तो कैप्टन जैसा बनो या फिर पान वाले जैसा, कि कैप्टन जैसा देशभक्ति दिखाओ, यानी कि अच्छे देशभक्त बनो, या पान वाले जैसा। ये क्या है, ये सब करने की चीज़ है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ऐसा करो। पर लोग हालदार साहब जैसा नहीं बनना चाहते। और जब मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था नेताजी के चश्मे के वीडियो के, तो मैंने यही देखा कि सबसे ज्यादा नफरत लोग पान वाले से भी नहीं करते, हालदार साहब से करते हैं, क्योंकि वो अपेक्षा करते थे कि हालदार साहब अपना कर्तव्य निभाए और जाकर के चश्मा लगाए। परेशानी ये नहीं है कि हालदार साहब ने चश्मा नहीं लगाया, सच में परेशानी ये है कि लोगों को लगा कि हालदार साहब तो बड़ा देशभक्त बनते थे, तो क्यों उन्होंने चश्मा नहीं लगाया। जबकि अगर आप बहुत अच्छे से सोचेंगे तो हालदार साहब जो चौंक गए थे, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं बस बता रहा हूँ चीज़ें कैसी थी, कि उन्होंने अपने अंदर भावनाएं जगाई। वो एक भावनात्मक इंसान है। उन्होंने अपनी भावनाओं का त्याग नहीं किया, ना ही सम्मान का त्याग किया। सम्मान वो नहीं है जब कोई आपके पास आए। हो सकता है आप मेरा सम्मान करते हो सकता है कि ना करते हो। यार शुभम सर कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ आता नहीं अगर आप मेरा सम्मान करते हैं तो भले ही हमारी भेंट कभी जीवन में ना हो, पर फिर भी आप मेरा सम्मान कर सकते हैं, मेरे प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं, अपने रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर डिसरिस्पेक्ट है तो डिसरिस्पेक्ट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको किसी के पास आके बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, जैसे कि हालदार साहब ने कैप्टन के पास आके नहीं बोला, पर वो मन से करते थे, है ना। तो वो नेताजी को क्यों निहारते थे चौराहे पे, क्योंकि वो नेताजी का सम्मान करते थे। उन्हें अच्छा लगता था कि आज भी कैप्टन जैसा एक देशभक्त है जो अपनी देशभक्ति दिखा रहा है ना, शारीरिक रूप से और धन के रूप में भी समर्थ ना होते हुए भी, इसलिए वो खुश होते थे।
पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछते हुए बोला, साहब। ऐसा क्यों कहा पान वाले ने? देखो, वो कहते हैं ना, इस सभ्यता में सत्य सूर्य की तरह होता है, स्पष्ट। हम अपनी आंखें बंद रखें या खुली रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। उसी तरीके से सच जो है वो हर किसी को दिखाई देता है। हालदार साहब को भी दिखाई दे रहा था और पान वाले को भी दिखाई दे रहा था, पर पान वाला उपहास उड़ाता था। कहीं ना कहीं ये बात पान वाला भी जानता था कि ये बंदा सही कर रहा है, कि वो जिस बंदे की मूर्ति पे चश्मा लगा रहा है उसकी वजह से आज मैं यहाँ पान खा के तोंद हिला हिला करके पीप थूक रहा हूँ निशाना लगा के। तो उसे अफसोस हुआ बाद में। वो कहते हैं ना कि मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कहीं कि उन चीज़ों की कदर करो जो आज तुम्हारे पास है, वरना ऐसा भी समय आएगा जब जीवन तुम्हें या लाइफ तुम्हें उन चीज़ों की कदर करने पे मजबूर कर देगी जो तुम्हारे पास कभी थी या कभी हुआ करती थी। कि रिस्पेक्ट द थिंग्स दैट यू हैव टुडे बिफोर लाइफ टीचर्स यू टू रिस्पेक्ट द थिंग्स दैट यू यूज्ड टू हैव, काइंड ऑफ लाइक दैट। अब हो सकता है कि मैंने इस कोट को सही तरीके से नहीं बोला हो, मुझसे गलतियां हुई होगी, मैं सिर्फ क्षमा मांग सकता हूं, पर इतना ज़रूर बता सकता हूं एक शिक्षक के रूप में कि ज्ञान अनुभव में होता है, कि नॉलेज वर्ड्स में नहीं होता है ना। अगर आप किसी को कोट करते हैं तो बात अलग है कि आपको इसको वैसे ही कोट करना चाहिए जैसे उस बंदे ने कहा, लेकिन फिर भी अगर आप कोई कुछ समझाना चाहते हैं बच्चों को और बच्चे वो समझ रहे हैं तो वर्ड्स आगे पीछे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, वो सम्मान करता था और वो एक देशभक्त था। इसीलिए जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। उन्होंने सोचा होगा कि बड़ा हट्टा कट्टा कैप्टन लोग बोलते हैं, फौजी बैकग्राउंड से होगा या आज़ाद हिंद फौज से होगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि जब पान वाला और हालदार साहब की बात होती है तो फिर वो जब हालदार साहब को पान वाले से पता चलता है कि कोई कैप्टन नाम का शख्स है जो चश्मा लगा देता है, तो वो पूछते हैं क्या वो नेताजी का कोई सेवक है, क्या वो नेताजी के साथ आज़ाद हिंद फौज में काम कर चुका है, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का जिक्र किया गया है, क्या वो नेताजी के पथ पर चलने वाला कोई है ना। तो मतलब उनके इससे क्या पता चलता है, पहले उन्होंने सोचा होगा कोई फौजी होगा, नेताजी का संबंध तो आज़ाद हिंद फौज से है, आज़ाद हिंद फौज से, तो उसको लगता है कि कोई फौजी होगा, हट्टा कट्टा होगा। तो ये उनका पहला मानस पटल पे ऐसा चित्र होगा। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पे किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया। इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है कि लोगों को हम एक तो समझा सके कि जिस आज़ादी का वो आज लाभ उठा रहे हैं उसकी एक कीमत थी जो ये लोग चुका चुके हैं, जिनकी यहाँ पे मूर्ति है। दूसरा, ये लोगों का मनोबल बढ़ाया जा सके, उन्हें उत्साहित किया जा सके कि वो भी देश के लिए कुछ करें। आप अपने इलाके के चौराहे पे, कि ये बड़ा मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पर ये आ चुका है एक बार, 2009 में आया है, ये NCERT का ये, इसलिए मैं डिस्कस करा देता हूँ। आप अपने इलाके के चौराहे पे किस व्यक्ति की मूर्ति अरे नहीं, ये नहीं आया होगा। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति को संभाल के रखें। 2015 में एक क्वेश्चन आया है, यह क्यों कहा गया कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। पाठ नेताजी के चश्मे के आधार पर लिखिए। जैसा मैंने कहा, रंग रूप का महत्व नहीं है। अगर आप इस आंसर को थोड़ा क्रिएटिवली लिखें कि पाठ नेताजी का चश्मा वो पाठ है जो इस बात को दर्शाता है कि जमीनी भूभाग को देश नहीं कहते, है ना, और उसी तरीके से क्योंकि जमीनी भूभाग को देश नहीं कहते, और उसी प्रकार केवल है ना रंग रूप या कद से मूर्ति नहीं बनती। समझ रहे हो ना कि अगर मूर्ति की कद कमर के मतलब पूरी है सर से पांव तक तो हम उसको कहते हैं फुल बॉडी स्टैचू है, नहीं तो बस्ट या बेस्ट स्टैचू है ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि मूर्ति का कद और रंग रूप बिल्कुल मायने नहीं रखता, जैसे देश की सीमाएं मायने नहीं रखती। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे देश एक विचार से जुड़ा है वैसे मूर्ति भी एक विचार से जुड़ी है। वो जिस शख्स की मूर्ति है, वो जिस मार्ग पे चला, उसकी बात हो रही है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं तो उनके जीवन में एक के बाद एक कठिनाई आई। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो सच बता रहा हूं।
जब हम उनके मंदिर में जाके उनकी पूजा करते हैं या आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, फॉर एग्जांपल श्री राम की पूजा कर रहे हैं, तो आप उनके मार्ग की पूजा करते हैं, उनकी जीवन शैली की पूजा करते हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी उनके साथ क्यों ना हुआ, कठिन से कठिन, बड़े से बड़ा दुख क्यों नहीं आया हो, पर उन्होंने अपना संतोष कभी नहीं गंवाया। समाज को अपने दोष, माफ़ कीजिए, अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहारों के लिए, अपने साथ हो रही यातनाओं के लिए, या उनके साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे थे उसके लिए कभी सोसाइटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। हमेशा अपने कर्तव्यों का वहन करें। और ये बात तो महामहिम भी कह चुके हैं कि धर्म औपचारिकताओं या विधियों के अधीन नहीं है, वो अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के अधीन है। नहीं, माफ कीजिए, उनके अधीन नहीं, अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के संतुलन का परिणाम है कि जो वास्तव में धर्म जानता है वो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करेगा किंतु दूसरों के अधिकारों की भी बात करेगा। आप एक स्टूडेंट है, एक छात्र हैं, इसलिए ये आपका अधिकार है कि आप ज्ञान लें, इसलिए मैं आपको ज्ञान भी देता हूं। पर एक शिक्षक के रूप में ये भी मेरा कर्तव्य है कि मैं सिर्फ आपको पाठ का ज्ञान ना दूं, जीवन का भी ज्ञान दूं, इसलिए मैं अपना कर्तव्य भी निभाता हूं। इसलिए शुभम सर की वीडियोस हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन उन वीडियोस में पाठ और जीवन दोनों का ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये मेरा भी धर्म संकट है। मैं ना अपने धर्म का त्याग कर सकता हूं और ना तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित रख सकता हूं। मूर्ति के रंग रूप का महत्व नहीं है क्योंकि वास्तव में मूर्ति जो है वो एक भावना का जिक्र करती है, ठीक है। और हाँ, यह क्यों कहा गया है कि मूर्ति के रंग रूप या कद का महत्व नहीं है, इसका एक और पर्सपेक्टिव यह है कि जब नगर पालिका को यह पता चला कि भाई चुनाव पास आने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि चौराहे पे फटाफट कोई मूर्ति लगा देते हैं, ताकि चौराहे से तो बहुत सारे लोग गुजरते हैं, 4 राहों का मेलन है, यानी कि 4 राहों के लोग वहां से गुजरते हैं, 4 राहों का सम्मेलन एक तरीके से। तो चौराहे से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, तो बहुत सारे लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई नगर पालिका ने कुछ काम किया है। तो अगले चुनाव में पॉसिबिलिटी है, संभावना है इस बात की कि वो नगर पालिका को दोबारा अपना वोट दे देंगे जाकर के, ठीक है। तो महत्व रंग रूप का नहीं है, यानी कि नगर पालिका की सोच ऐसी थी कि रंग चाहे कैसा भी हो, रूप चाहे कैसा भी हो, बस हमारा काम दिखाओ लोगों को, क्योंकि चुनाव पास आने वाले हैं, लोगों को कुछ दिखेगा नहीं तो लोग वोट क्या सोच के डालेंगे, है ना। ये भी एक पर्सपेक्टिव था। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति चौराहे पे लगाने की हड़बड़ाहट क्यों दिखाई? जैसा मैंने कहा, क्योंकि उनको जल्दी थी कि चुनाव पास आने वाले थे, है ना, और चुनाव पास आने वाले थे, और अगर चुनाव से पहले उनका काम कुछ नहीं दिखता तो वो किस मुंह से लोगों से वोट मांगते। तो बच्चों, ये था पाठ नेताजी का चश्मा। ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। खैर, आपके समय के लिए शुक्रिया, खुश रहिए।